नमस्कार, 5 बजे 25 खबरों में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोलिया और शाम के 5 बज रहे हैं और हम तीनों हाजिर हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें लेकर। चलिए शुरुआत करते हैं। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं G20 शिखर सम्मेलन की। तो भारत की अध्यक्षता में हुए G20 शिखर सम्मेलन का सफल समापन हो गया है। समिट के पहले दिन ही सम्मेलन में घोषणा पत्र जारी करने पर 100% सहमति बन गई थी। रविवार को अंतिम सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और फिर अंत में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई। अंतिम सत्र को संबोधित करते हुए मोदी ने वन फ्यूचर पर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहां हम ऐसे फ्यूचर की बात कर रहे हैं जिसमें हम ग्लोबल विलेज से आगे बढ़कर ग्लोबल फैमिली को हकीकत बनता देखें। एक ऐसा फ्यूचर जिसमें देश के केवल हित ही नहीं जुड़े हों बल्कि हृदय भी जुड़े हों। रविवार की सुबह G20 समिट में शामिल होने आए राष्ट्र अध्यक्ष अलग अलग काफिले में राजघाट पहुंचे। महात्मा गांधी की समाधि पर सभी नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की और इसके साथ ही महात्मा गांधी के पसंदीदा भक्ति गीतों का लाइव प्रदर्शन भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके स्वागत में वहां खड़े हुए दिखाई दिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आज सुबह दिल्ली स्थित अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति भी दिखी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वियतनाम के लिए रवाना हो गए हैं और इससे पहले वो सुबह सुबह बापू की समाधि स्थल पहुंचे। इसके बाद उनका काफिला सीधे एयरपोर्ट पहुंच गया, जहां से वो वियतनाम के लिए रवाना हो गए। वहां सिक्योरिटी काफी टाइट थी। अधिकारियों को यूएस प्रेसिडेंट के यहां से जाने के प्रोग्राम की जानकारी भी दी थी। कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का सुपर 4 मुकाबला खेला जा रहा है। मैच में टॉस पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत लगातार अच्छे रन बना रहा है और इसके साथ ही आपको बता दें, भारतीय कप्तान ने आउट होने से पहले 49 गेंदों पर 56 रन बनाए, जिसमें 6 चौके 4 छक्के शामिल हैं। वहीं गिल ने 52 गेंदों पर 58 रन बनाए, जिसमें 10 चौके शामिल हैं। इधर बारिश की वजह से मैच रुका हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर बीजेपी सरकार को घपले घोटालों के मामलों में घेरा है। कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए यह दावा किया कि मध्य प्रदेश में भी G20 चल रहा है। घोटालों का G20 मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि पिछले 18 सालों से कौन सा G20 चल रहा है। पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। गिरिजा शंकर के साथ टीकमगढ़ जिला पंचायत उपाध्यक्ष भक्ति तिवारी भी कांग्रेस में शामिल हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद गिरिजा शंकर ने कहा कि वे पिछले कई साल से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। वहां जब दरी बिछाने और मंच बनाने वाले नहीं होते थे, तब से मैं भाजपा में काम कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी गरीबों के हितों का ध्यान रखे, इसके लिए मैंने पिछले सालों से बहुत कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने लोकतंत्र छोड़ दिया है। वहां जी हुजूरी करने वालों की कीमत है। ग्वालियर में राज्य स्तरीय लाडली बहना सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहनों के खाते में रुपए ट्रांसफर किए। 1 करोड़ 31 लाख लाडली बहनों को सौगात दी गई। 1269 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई और साथ ही 380 करोड़ के 23 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन भी किया गया। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा विंध्य के रीवा पहुंची। यात्रा में देश के 4 दिग्गज भाजपा नेता शामिल हुए। जन आशीर्वाद यात्रा रीवा के सगरा से शुरू हुई और एनसीसी मैदान में सभा का आयोजन किया गया। सभा को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संबोधित किया, कांग्रेस पर निशाना साधा। इस दौरान केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, गोरखपुर सांसद रवि किशन, जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला सहित अन्य भाजपा नेता भी मौजूद रहे। इसके बाद शहर का भ्रमण करते हुए यात्रा सीधी जिले के लिए रवाना हो गई। मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बन रही है। इंडिया गठबंधन के चुनाव से पहले तक का कोई भविष्य नहीं है। अल्प प्रवास पर मंडला पहुंचे राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार और केंद्रीय नेतृत्व पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने G20 सम्मेलन में विपक्ष को नहीं बुलाए जाने पर कहा कि विपक्ष के नेता को सम्मेलन में न बुलाना इनकी छोटी सोच को दर्शाता है। यदि विपक्ष को बुलाया गया होता तो विदेशों में भारत की अच्छी छवि बनती।
बीजेपी की छोटी सोच है। आप अपने विपक्ष के लीडर्स को अगर मिलाते और बुला के मिलाते तो जो आपके अतिथि आए हैं वो आपके बारे में और अच्छा इंप्रेशन देके जाते हैं कि यहाँ का प्रजातंत्र वाइब्रेंट है, यहाँ का प्रजातंत्र संवैधानिक है। जब आप ऐसी बातें करते हो तो वो बोलेंगे कुछ नहीं क्योंकि वो आपके अतिथि हैं, बट वापस जाके कहेंगे कि शायद इस देश में विपक्ष को महत्व नहीं दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रायगढ़ दौरे की तैयारियां तेज हो गई है। 14 सितंबर को रायगढ़ आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनसभा को संबोधित करेंगे। रायगढ़ के कोडातराई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होगी। रेलवे और एनटीपीसी के कई विकास कार्यों की आधारशिला रखेंगे। दोपहर करीब 1:30 बजे विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 21 सितंबर को प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ आएंगी। भिलाई में राज्य महिला सम्मेलन में शामिल होंगी और इसके साथ ही साथ महिला सम्मेलन को संबोधित भी करेंगी। धार की प्रसिद्ध भोजशाला में मां बागदेवी सरस्वती की प्रतिमा से छेड़छाड़ की घटना सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और सुबह करीब 4 बजे भोजशाला से प्रतिमा को गोपनीय स्थान पर ले जाया गया। घटना को लेकर पुरातत्व विभाग और पुलिस अधिकारी जांच में जुटे हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इंद्रजीत ने इसे साजिश बताया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुट गई है। इधर हिंदू महासभा ने प्रेस नोट जारी कर मूर्ति के प्रकट होने की बात कही। वहीं भोज उत्सव समिति के संयोजक अशोक जैन ने भी कार्रवाई की मांग की। बीजेपी अपने घोषणा पत्र को लेकर सभी विधानसभा क्षेत्रों में जा रही है और इसी कड़ी में दुर्ग सांसद विजय बघेल सूरजपुर पहुंचे और उन्होंने बीजेपी के घोषणा पत्र की खासियत बताने के साथ ही कांग्रेस और मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र एक झूठ का पुलिंदा है और उन्होंने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया। पाटन की जनता इस बार कांग्रेस को मजा चखाएगी। बागेश्वर महाराज के पास के गांव में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। आरोप है कि दिल्ली से आए ईसाई धर्म के लोग गांव में एक परिवार को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। प्रलोभन देकर पाटन गांव में हिंदू परिवारों के धर्म परिवर्तन कराने की शिकायत पर बमीठा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों के नाम यशपाल सिंह, धर्मपाल सिंह, कल्पना सोनी, उषा पाल सिंह बताए गए हैं। पुलिस ने चारों पर मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3 और 5 के तहत मामला दर्ज किया है। सुकमा में पुलिस ने नक्सलियों पर इनाम घोषित किया है। 12 नक्सलियों की सूचना देने वाले को इनाम मिलेगा। पुलिस 10,000 रुपए का इनाम देने वाली है। बालाघाट में शनिवार रात बुआ भतीजे ने मिलकर महावीर चौक स्थित मां ज्वेलर्स से सोने की चैन पर हाथ साफ कर दिया। पहले दोनों ने दुकान में बैठे पीयूष सोनी से सोने की चैन दिखाने की बात कही। जब पीयूष सोने की चैन दिखा रहा था तो दोनों आपस में चैन को लेकर चर्चा करने लगे। लगभग घंटे भर तक ड्रामा करने के बाद भतीजा बनकर आया शख्स महिला को वहीं छोड़कर आधा दर्जन चैन लेकर अचानक फरार हो गया। वो चेन देख रहे थे सोने की और लगभग देखते देखते 1 घंटा हुआ, पसंद नहीं कर रहे थे, नाटक कर रहे थे। उसके बाद जैसे ही मैं कैलकुलेशन की तरफ ध्यान दिया उतने में वो आदमी ने 5 से 7 चेन लेके भाग गया। बड़ा दुख का विषय है कि ये लगातार तीसरी घटना सराफा मार्केट में हुई है जो इस तरह की लूट हुई है कि दिन दहाड़े जो है व्यापारी अपना काम कर रहे थे और कस्टमर बनके कुछ लुटेरे जैसे लोग आए और सामान देखते थे, लूट कर चले गए हैं। हमारी मांग है कि उस पर गश्त पॉइंट स्पेशल बनाया जाए और कुछ वहाँ पर तकलीफ ये है कि उसमें वहाँ पर पुलिस की जो है रात के समय जो है सर्चिंग थोड़ी ज़्यादा रखी है। अलीराजपुर में दूषित खाना खाने की वजह से 22 स्कूली छात्रों की तबीयत बिगड़ गई। मामला सामने आने के बाद भी इन सभी को आनन फानन में इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। दरअसल जोबट के छोटी हीरापुर गांव के शासकीय बालक छात्रावास में शनिवार रात सभी छात्रों ने खाना खाया, जिसके बाद करीब 22 छात्रों की तबीयत खराब हो गई, उन्हें उल्टियां शुरू हो गई। घटना की जानकारी प्रशासन को मिलने के बाद सभी छात्रों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। ये बच्चे भी सब स्टेबल हैं, कोई भी किसी को ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई रिस्की स्थिति हो, परंतु क्या खाने में उनको तकलीफ हुई है इसके लिए मैंने वहाँ पर फूड की सैंपलिंग के लिए बोला है। और जो अधीक्षक है ऐसा मुझे पता चला है कि वहाँ पे वो पूरी रात भर नहीं रुकता है, तो उसको निलंबित करने के लिए कहा है।
दमोह में बढ़ रही चाकूबाजी की घटना से लोग दहशत में हैं। देर रात भी भाजपा नेता समेत 2 लोगों पर नकाबपोश लोगों ने चाकुओं से हमला कर दिया। हालांकि घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। दूसरी तरफ शहर के महाकाली चौराहे पर भी राहुल कोरी नाम के युवक पर अज्ञात युवकों ने चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों घटनाओं में गंभीर रूप से घायल लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। वहीं शहर में बढ़ रही चाकूबाजी की घटनाओं पर दमोह के सीएसपी अभिषेक तिवारी ने जांच की बात कही है। चाय पी रहे थे, इतने में मुझे खड़े खड़े बात कर रहे थे, तो मुझे लगा कि कोई लड़का मेरे जेब से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसने ये हाथ पे उसने चाकू मारा। फिर उसके बाद जब मैं पलटा तो उसने 3-4 जितने भी घाव, मुझे नहीं पता कितने घाव पीछे मारे हैं, लेकिन उसने घाव मार के उसने दौड़ लगा दी। आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए रायपुर पुलिस ने सख्ती बरतना शुरू कर दी है और पुलिस ने वारंटियों और संदेहियों की तलाश में शहर के कई इलाकों में अल सुबह सरप्राइज छापेमार की। शहर के सभी 5 सीएसपी संभागों के करीब 20 थानों में एक साथ सरप्राइज छापेमारी की गई, जिसमें सभी थानों में बड़ी संख्या में फरार वारंटी और संदेहियों को हिरासत में लिया गया और उन्हें थाने लाकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब और गांजा जब्त किया गया है। पन्ना के कलदा स्वास्थ्य केंद्र में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल एक आदिवासी शख्स पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिसके बाद उसे कलदा स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन मौत के बाद परिजनों से पोस्टमार्टम करने वाले कर्मचारी ने 1500 रुपए वसूल लिए। जब इसकी शिकायत परिजनों ने कलेक्टर से की तो परिजनों का आरोप है कि कलेक्टर ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं पोस्टमार्टम करने वाले रूपलाल बागरी का कहना है कि शासन से उसे पैसा नहीं मिलता और इसीलिए हर पोस्टमार्टम का 1500 रुपए लिया जाता है। वहीं मामले में सीएमएचओ और कलेक्टर ने जांच की बात कही है। छतरपुर में एक रिटायर्ड शासकीय शिक्षक ने अपनी पत्नी की याद में 2 करोड़ रुपए खर्च करके राधा कृष्ण का मंदिर बनवाया और इस मंदिर का नाम उसने प्रेम प्रतीक दिया है। छतरपुर शहर और आसपास के इलाकों में इस मंदिर की खूब चर्चा है, क्योंकि इस मंदिर को बनवाने के लिए देश के विभिन्न इलाकों से चुन कर यहां पर पत्थर लाए गए। वहीं विभिन्न राज्यों से कारीगरों को बुलाया गया, जिन्होंने झूमर और कांच की कारीगरी को अंजाम दिया और मूर्तियों का संबंध भी भगवान कृष्ण के जन्म स्थान से है। शिक्षक का मानना है कि पति पत्नी के निस्वार्थ प्रेम और निश्चल आस्था को दर्शाता यह मंदिर लोगों को यह प्रेरणा देगा कि एक बार अगर कोई रिश्ता बंध जाए उसे टूटना नहीं चाहिए। कृष्ण जी जब कभी बरसाना जाते थे तो वहाँ पर बड़े वो भाव विभोर हो जाते थे, क्योंकि जब व्यक्ति ससुराल जाता है तो उसका भाव अलग हो जाता है। तो वहाँ पर इनकी जो विग्रह है राधा कृष्ण जी ललिता विलासा के साथ मंदिर बना हुआ है, तो वहाँ से विग्रह को मैंने आपके जयपुर में दिया। जयपुर वालों ने लगभग 4 महीने में इनको बनाया और इनकी निछावर लगभग 10 लाख रुपए है, जो मैं आने जाने में खर्च लगी है। छत्तीसगढ़ योग आयोग का नाम रविवार को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एशिया हेड मनीष बिश्नोई ने इसकी घोषणा की और छत्तीसगढ़ योग आयोग को प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी सौंपा गया। छत्तीसगढ़ योग आयोग ने रायपुर के इंडोर स्टेडियम में रविवार को सामूहिक योग का आयोजन किया, जिसमें 1100 से ज्यादा योग साधकों ने सेतुबंध आसन किया। वास्तव में आज का दिन छत्तीसगढ़ योग आयोग के लिए, योग से जुड़े हुए योग साधकों के लिए और जो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न तौर तरीके न अपनाते हैं, लेकिन अब उनके लिए भी आज का यह दिन एक बहुत बड़ी बात है, गौरवान्वित करने वाला दिन है। छत्तीसगढ़ योग आयोग का यह कदम अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इससे योग की जो क्षेत्र में फैलाव होगा, लोगों को योग करने के लिए प्रेरित मिलेंगे और सेतुबंध जो आसन है, यह इसका उद्देश्य है कि साक्षरता के दिवस के अवसर पर यह किया जा रहा है, तो इसकी जो भावना है वो बहुत अच्छी है और योग आयोग, छत्तीसगढ़ योग आयोग इसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि बधाई का पात्र है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने आज इसके सारा पैरामीटर्स चेक करने के बाद में, वेरिफिकेशन के बाद में इसका आज प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रदान किया है। ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही अद्भुत विश्व रिकॉर्ड का अटेम्प्ट किया गया है। फाइनल सर्टिफिकेट बहुत ही जल्दी फाइनल नंबर्स के साथ में इशू किया जाएगा।
भारत जहां एक तरफ G20 की मेजबानी कर रहा है, दूसरी तरफ हटा के मर्यादों का एक छात्र अपनी काबिलियत के दम पर अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी के टाइम्स स्क्वायर में छाया हुआ है। शिवम छिरोलिया इस समय अमेरिकन सेमीकंडक्टर कंपनी क्वालकॉम बैंगलोर में कंप्यूटर विजन रिसर्चर के रूप में काम कर रहे हैं। शिवम ग्रामीण परिवेश से हैं। इनके पिता मूक बधिर हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद उन्होंने अथक मेहनत कर यह मुकाम हासिल किया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में जगह मिलने से शिवम का परिवार बेहद खुश है। उन्हें हर तरफ से बधाइयां मिल रही हैं। अब देख लेते हैं यूपी अपडेट। बुलंदशहर में बसपा नेता हाजी बाबू की उनके साथियों ने गला दबाकर हत्या कर दी। वो बीते शुक्रवार को कालिंदी कुंज इलाके से लापता हुए थे। 24 घंटे बाद शनिवार को उनका शव उस्मापुर स्थित रजवाही के एक बोरे में बंद मिला है। शव मिलने की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। पुलिस ने शक के आधार पर पल्लेदार रविंद्र और उसके साथी राम अवतार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। दोनों ने हत्या करने की बात कबूली। दोनों ने बताया कि पैसे के लिए उन लोगों ने हाजी बाबू की गला दबाकर हत्या कर दी। अयोध्या में रविवार तड़के एलपीजी गैस टैंकर में आग लग गई। कोतवाली रुदौली के रौजा गांव ओवरब्रिज के पास सुबह 4:30 बजे की यह घटना है। राहगीरों ने आग की लपटें देखी तो तत्काल ड्राइवर को इसके बारे में सूचना दी। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। 2 घंटे बाद इस आग पर काबू पाया गया। सीएम योगी ने रविवार को यूपी के पहले मुख्यमंत्री व देश के पूर्व गृह मंत्री भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 136वीं जयंती पर लोक भवन परिसर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पंडित गोविंद वल्लभ एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने और प्रदेश की तरक्की और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए उन्होंने लगातार प्रयास किए। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के बेटे केसांग पंगारेब के अपनी पत्नी के साथ भारत आए हुए हैं और केसांग पंगारेब अपनी पत्नी के साथ आगरा पहुंचे। दुनिया के 7 अजूबों में से एक और मोहब्बत की निशानी ताजमहल का दीदार किया। इस दौरान उनके साथ इंडोनेशिया से उनके साथ आए प्रतिनिधि मंडल के कुछ सदस्य भी मौजूद थे। केसांग ने अपनी पत्नी एरिना के साथ ताजमहल की बेंच पर बैठकर फोटो भी खिंचाई। मानसून ने यूपी में एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है। पिछले 24 घंटे में लखनऊ, मेरठ और अयोध्या समेत कई शहरों में बारिश हो रही। गाजियाबाद में इतनी बारिश हुई कि सड़कें तालाब बन गई। कई कॉलोनियों में पानी घुस गया। लोग अपने घरों में कैद हो गए। लाल कुआं में 20 सड़क पर गड्ढे में कार बेकाबू होकर पलट गए। प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो इसी के साथ 5 बजे 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।